उनकी कमी हर पल है, हर लम्हा है। और मुझे लगता है कि उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वो जो नुकसान जो जो हमने खोया है, मैंने, मेरे परिवार ने खोया है, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी, और कैसे भी नहीं होगी, हमें कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ, उसके बाद ही चुनाव आ गया, और मैं जानता हूँ कि मेरे पापा हमेशा यही चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूँ, और जो वो लड़ाई लड़ रहे थे मैं वो लड़ाई लड़ूँ। तो मेरे भी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, और इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। हमें तो समय भी नहीं मिला है सोच विचार करने का, कुछ भी चिंतन करने का। और नॉमिनेशन के वक्त भी उन्हें बहुत याद किया, क्योंकि वो हर मोमेंट हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इलेक्शन में भी, इलेक्शन की प्लानिंग में भी, स्ट्रैटेजी में भी। तो अब थोड़ा अकेला महसूस ज़रूर होता है, पर ऐसा लगता भी है कि वो है मुझे गाइड करते हुए। जब कोई बात भी करता है कि पापा नहीं है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तक वो सेटल इन नहीं हुआ है। और जी, और मैं, ये जो कमी है वो तो खलेगी, पर लड़ाई लड़नी है, और उनके लिए लड़नी है, और उनके न्याय के लिए लड़नी है, और आंध्र पूर्व की जनता और उनके प्यार और विश्वास के लिए लड़नी है। बाबा सिद्दीकी जी माडा के चेयरमैन रहे, राज्य सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उसके बाद अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं। इतने बड़े पदों पर रहने के बाद एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे कद्दावर नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और मुंबई पुलिस, जिन्होंने विश्वसनीयता बनाई है लोगों के दिलों में, अंडरवर्ल्ड को 90 के दशक में जड़ से उखाड़ फेंका है, उनके तरफ से कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस फेल्यूर तो हो मानी जा सकती है सब में। हाँ, 100%। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं, मेरा एक बेटा पहले हूँ, उसके बाद एक नेता हूँ, एक पब्लिक सर्वेंट हूँ। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि दो राय कह नहीं है कि बड़ा ही इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और मुंबई पुलिस को बहुत सी जवाब देने हैं। और हमने भी बहुत प्रश्न मुंबई पुलिस से किए हैं। हमारे स्टेटमेंट में, मेरे स्टेटमेंट में जो जो मुझे लगा, मैंने मुंबई पुलिस को कहा। जो जो मुझे शक है, मुझे डाउट्स है, या इंक्लिनेशंस है, थॉट्स है, मैंने सब मुंबई पुलिस को बताया है। मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि, मुझे लगता है, देखे देखे आज 20 दिन 22 दिन हो गए, और अभी तक कुछ कॉन्क्रीट मिला नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हो कि मुंबई पुलिस विश्व में बहुत उनका नाम है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है, और मेरे और मेरी परिवार को न्याय मिलना है, जस्टिस मिलना है। और मुझे लगता है कि हमें परिवार को छोड़कर पूरे असेंबली को, पूरे मुंबई को, पूरे राज्य को, पूरे देश विदेश सबको, जो मेरे पापा के समर्थक है, जो मेरे पापा के चाहने वाले हैं, उनको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई जैसे शहर में अगर आप शाम को बांद्रा जैसे जगह में, बांद्रे में अगर ऐसा चीज़ होता है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग अपने आप को सेफ कैसे मारेंगे। आज 16वां आरोपी जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ है, लेकिन 3 मुख्य आरोपी, शिव कुमार जिसने गोली चलाई थी, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। जिशान अख्तर जिसने कॉन्स्पिरेसी रची थी, जो रेकी करवा रहा था, वो अब तक फरार है। और शुभम लोनकर जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली थी, वो तीनों अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए, मुझे लगता है कोई भी चीज़ प्रूव अभी तक हुई नहीं है। कोई कहता है कि शुभम लोनकर ने कोई पोस्ट किया था, फिर मुझे किसी ने कहा कि वो प्रोफाइल सही नहीं है, या पोस्ट डिलीट किया गया है। फिर ये जिस बोलते हैं कि शिव कुमार नहीं है, या जो भी जीशान अख्तर नहीं है। मगर मुझे इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे यही जानना है कि मेरे पापा का हत्यारा कौन है, और उससे ज़्यादा मुझे ये जानना है कि इसका कंस्पिरेसी किसने किया था, इसका पूरा जो ऊपर हेड है उसने किसने किया था। क्योंकि 16 अरेस्ट हो, 50 अरेस्ट हो, 100 अरेस्ट हो, जब तक सही अपराधी और जो गुनहगार पीछे है वो नहीं पकड़ा जाता है और उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, तो ये काहे का जस्टिस है। और मैंने पुलिस को ये भी कहा है कि आप सारे एंगल्स को कवर कीजिए, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। पापा के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही एक नैरेटिव सेट किया गया था। मैं नहीं कहता हूं कि क्या झूठ है, क्या सच है, मगर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जवाबदार है। मुंबई पुलिस को बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है।
कांस्टेबल भी मुंबई पुलिस का पिताजी के साथ था, उसने भी अपनी गन निकाली नहीं। दिन दहाड़े ऐसी चीज़ होती है। 20, 22, 24 दिन हो गए हैं, कुछ हमें मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये फेयर नहीं है। और पता नहीं, मैं तो अभी एक बेटे की तरह सोच रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो खोया है मुझे ज़िंदगी में वापस नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को वापस नहीं मिलेगा, हमारे घर में जो खुशी थी वो वापस कभी आएगी नहीं। तो एटलीस्ट हमें वो एक क्लोजर मिलना चाहिए कि इसमें किसने किया, ये इतना गंदा इनह्यूमेन काम किसने सोचा और किसने करवाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बातें भी सामने आई कि आपके जान को भी खतरा था, और क्या आपको कोई धमकी मिली थी हाल ही में, या आपके पिता आपके वालिद को कोई धमकी ऐसी मिली थी, या आपको किसी पे शक है, या कोई आपका विरोधी ऐसा रहा हो? वालिद साहब, पप्पा को और मुझे, मेरे परिवार को कोई भी धमकी नहीं मिली थी। अगर धमकी मिली होती तो हम और भी ज़्यादा केयरफुल होते। हाँ, हमने सिक्योरिटी की मांग ज़रूर की थी और सिक्योरिटी की मांग पूरी नहीं हुई। अगर सिक्योरिटी की मांग पूरी होती, जिसकी वजह भी मुंबई पुलिस को प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि पप्पा को सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ा के दी। और मुझे लगता है एक कांस्टेबल आधे घंटे पहले चले गया। अभी सब बोल रहे हैं कि इसको सस्पेंड किया, उसको सस्पेंड किया, मगर सस्पेंड होने से मेरे पापा तो वापस नहीं आ जाएंगे। इसके पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और षड्यंत्र कभी ना कभी बाहर आएगा। इस दुनिया में सच्चाई बहुत देर तक छुपी नहीं रहती है। मुझे यकीन है कि मेरे पापा की जान लोगों के घरों को बचाने में गई है, गरीबों का हक जो वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, मैं और वो दोनों लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसमें गई है। और जैसा आपने कहा, मुझे भी बोला गया है कि मेरी भी जान को खतरा था, और उनके फ़ोन पे दोनों के फ़ोटो थे और दोनों को मारने आए थे। तो मुझे लगता है कि जाते जाते भी पप्पा मुझे बचा के गए, क्योंकि मैं 2 से सवा 2 मिनट पहले उनके साथ था। मुझे भूख लगी तो मैं बस गाड़ी में गया, उनको घर पे मिलने वाला था मैं, और मेरी फिर कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं। जी। आखिरी बार जो आपकी बात हुई, क्या कुछ बात हुई थी आपकी? नहीं, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं उसी ऑफिस में पप्पा और मैं बैठे थे, और ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार वांद्रे पूर्व के ऑफिस में मेरे ऑफिस में आते थे, उनका अलग ऑफिस था। तो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा, उनका एक फिक्स स्पॉट है जो उनको इधर पाया जाएगा। तो वो उधर एंटी चेम्बर में बैठे थे, और मैं जब गया मिलने के लिए तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उसके 5 मिनट बाद, ईशा की नमाज़ के बाद मैं उनसे मिलने गया, तब वो बैठे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरे से कुछ काम है? तो उन्होंने बोला, नहीं बेटा, कुछ काम नहीं है, मैं तेरे कार्यकर्ताओं से एक फॉलोअप ले रहा हूँ, अगले दिन हमारे बहुत सारे ओपनिंग्स थे। तो उन्होंने बोला, मैं घर पे मिलूँगा डिनर के लिए तेको। तो बस मैं फिर निकला गाड़ी में बैठ के, और पहुंचा एक जगह जो 1 मिनट दूर है, और जैसे ही पहुंचा, एक ऑर्डर किया मैंने, दूसरी चीज़ ऑर्डर करने जा रहा था, तो मेरे साथी को एक फ़ोन आ गया कि पापा पे फायरिंग हुई है। तो मैं नंगे पैर भागा ऑफिस की तरफ। और उसके बाद बिना किसी पोस्ट के पहले ही, बिना किसी जवाबदेही लेने से पहले ही एकाएक सारी मीडिया में चलने लगा लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, शाहरुख खान। हालांकि बहुत अच्छी दोस्ती रही बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच में, और इन सब से भी जोड़ के जो है इस पूरे वाकया को जो है देखा गया। सलमान खान के नाम से भी कि बेहद उनके करीबी थे, इसलिए उन्हें जान गंवानी पड़ी, ऐसी भी बात सामने आई। नहीं, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है कि जब तक पापा अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे, मैंने तभी तक मेरी मम्मी और बहन को फ़ोन भी नहीं किया था, और न्यूज़ में चालू हो गया ये नैरेटिव। तो ये नैरेटिव कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हम नहीं जानते, और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको 4 से 5 मिनट में पता चल जाता है कि किसने किया, तो आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ कि आपने ये चीज़ को रोका नहीं। अगर आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस है पुलिस का, सबका, कि आप 5 मिनट में डिसाइड कर सकते हो कि किसने किया है, तो वाई डिड यू नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग? आपने ये चीज़ होने क्यों दी? और अगर होने दी तो किसकी गलतियां थी? सब कुछ सामने आना चाहिए ना। बात इस चुनाव की करेंगे, 2024 विधानसभा चुनाव की करेंगे। आप कांग्रेस में थे, आपके पिता भी कांग्रेस में थे, इसी साल फरवरी में वो अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। क्या कुछ कारण रहा था कांग्रेस का इतना लंबा साथ देने के बाद आखिरकार उन्होंने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का दामन थामा, और आपने भी कुछ दिन पहले वही किया?
देखिए, हम दोनों के कारण अलग है। उन्होंने अपनी 48 साल 48 इयर्स उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, और कहीं ना कहीं हमेशा उनको नज़रअंदाज किया जाता था। बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में जिसमें घर में 2 लोग को टिकट भी दिया जाता है, घर में 2 लोग 3 लोग काम भी करते हैं। हमारी वर्षाताई गायकवाड़ है, उनके पिता एकनाथ गायकवाड़ जी दोनों लड़ते थे। धीरज देशमुख जी, अमित देशमुख जी, सब बहुत सारे लोग हैं, बंटी पाटिल जी, ऋतुराज पाटिल जी, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। जब राणे फैमिली भी कांग्रेस में थी तो दोनों निलेश राणे, नीतीश राणे, नारायण राणे सबको मिलता था। मगर जब मैं लड़ने लगा तो पापा को साइडलाइन किया जा, जब पापा को था तो मेरे को साइडलाइन किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अलायंस, एक अननेचुरल अलायंस में थे शिवसेना उबट्टा के साथ, और उनका हमेशा हमें परेशान करते थे, टॉर्चर किया जाता था। और इतने बड़े नेता जो मेरे पिता थे, दिलों में राज करते थे लोगों के, उनको भी बातें उनकी सीरियसली नहीं ली जाती थी। मैं तो एक जूनियर एमएलए के तौर पर हमेशा बोलता था कि मुझे फंड नहीं मिल रहा है, फंड के अलावा मुझे 100 मीटर दूर मेरे ऑफिस से ओपनिंग होती थी, मुझे बुलाया नहीं जाता था। पुलिस और बीएमसी को कहा जाता था कि नहीं, कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी, मुझे एनओसीज नहीं मिलती थी, मेरे काम नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होते थे। और अनिल परब साहब और शिवसेना उबट्टा ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। तो ये सब होने के बाद हम अपने कांग्रेस नेतागण के पास जाते थे और वो कहते थे कि मुख्यमंत्री साहब की सीट, नज़र आपकी सीट पे है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट किया नहीं। पिताजी इतना उत्तेजित थे, फिर भी वो उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन की। मैंने कभी कोई फैसला नहीं लिया। और पूरे देश में इतने सारे उदाहरण हैं कि परिवार में 2 लोग अलग अलग पार्टी में हैं, मगर मुझे यूथ कांग्रेस की पोजीशन से निकाला गया जब मैं चुन के आया था, जीत के आया था। उसके अलावा मुझे सब व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया, मुझे पूरा तरीके से निकाल ही दिया था उन्होंने। जब मैं निकला नहीं था और उन्होंने निकाला। 1 हफ्ते बाद मेरा हस्ताक्षर है चंद्रकांत हंडोरी जी के राज्यसभा नॉमिनेशन में, और जब पापा एनसीपी में थे मैं कांग्रेस में था। और इस कठिन समय में भी जब पापा के जाने के बाद बहुत सारे लोग आए घर पे महाविकास आघाड़ी से, उन्होंने कहा कि बेटा आप टेंशन मत लो, आपको अनअपोज देंगे, पापा ने इतना किया है, ये किया है। फिर जाके शिवसेना उबट्टा ने एक कैंडिडेट अनाउंस किया। हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, मगर इस समय में मेरे भावनाओं के साथ खेलना नहीं था। तो इसीलिए जब उन्होंने ऐसा किया, अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने मुझे इस समय में भी मुझे पे भरोसा किया और वांद्रपूर्व की जनता की आवाज़ सुनी और मुझे टिकट दिया। और मुझे यकीन है कि मैं भारी मतों से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री वांद्रपूर्व से करूँगा। जब आपको नज़रअंदाज किया जा रहा था और किसी ओपनिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया जा रहा था, उस समय आपने मजाकिया अंदाज में एक बार उद्धव ठाकरे जी, जब वो मौजूदा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस समय आपने उनसे भी शिकायत की थी इस बात की। जी। क्या कुछ उनके तरफ से? नहीं, मुझे याद है उद्धव साहब भी थे, तो उद्धव साहब तो एक कदावर नेता है और मैं एक छोटा सा एमएलए हूँ, तो मैं उनके पास गया। और आदित्य, मैं हमेशा दोस्त रहे, तो उनके पिताजी से रूबरू हमेशा मेरी रही है, मगर अभी तो मुख्यमंत्री साहब थे। तो मेरा मुझे याद है कि गुरदास कामत जी जो हमारे एक बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने कहा था कि बेटा जितना तुम अपने आप को कभी छोटा मत समझना। और यूथ कांग्रेस के दिनों में तो उन्होंने कोई ब्रिज के नीचे जाके ओपनिंग कर दी थी 1 रात पहले या कुछ। तो मैं सीएम साहब से जब मिला तो मैंने कहा कि सर मैं तो एक छोटा सा एमएलए हूँ, मैं अगर आप मुझे बार बार नहीं बुलाएंगे तो मैं 10 मिनट पहले आके रिबन काट दूंगा और मीडिया वही चलाएगी। तो वो भी हंसे और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बाकी लोगों से कहा शिवसेना उबट्टा के कि यार ऐसा मत करो इसके साथ, ये हमारे पार्टी का एमएलए है। मगर उनके लोग नहीं सुने। आदित्य ने भी बहुत बार कोशिश की परब साहब से, बहुत लोगों से बात करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो चीज़ सक्सेसफुल हुई नहीं। कांग्रेस पार्टी आला कमान का क्या रुख था इस पर? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का क्या? नाना पटोले जी पहले स्पीकर थे, फिर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रहे। बाला साहब थोराट साहब, तभी तो अशोक चौहान साहब भी थे। आज जो इतने भाषण देते विजय वडेट्टीवार जी, सबके पास गया मैं, ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके पास मैं नहीं गया। और सब ने यही कहा कि अरे बेटा क्या करें, उद्धव ठाकरे जी की नज़र है, सीएम साहब की नज़र है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो किसी ने मेरा साथ दिया नहीं। जो कांग्रेस की मीटिंग्स होती थी, मैं भी बोलता था, बहुत सारे एमएलए बोलते थे कि ये सरकार में सिर्फ 12 मिनिस्टर है और 12 मिनिस्टर की सरकार है, बाकी जो एमएलए है उनका कोई काम नहीं होता है और मिनिस्टर लोग झांक के थोड़ी भी मदद करते नहीं है। और यही हुआ,
12 लोग की सरकार थी कांग्रेस से और एक एमएलए का कोई काम नहीं करता था। अभी शायद से वो लोग दूसरा नैरेटिव बोले, मगर पहले तो सबका यही मानना था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी से भी आपने मुलाकात करने की कोशिश की थी, वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ, आपको नजरअंदाज किया गया? देखिए, राहुल गांधी जी जब चलते थे तो मैंने ये देखा था कि जो एमएलएज और एक्स एमएलएज भी है उनके साथ चलते थे। तो मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा चलूं, तो मुझे सिर्फ 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए जाना मिलता था और पीछे फेंक देते थे। और फिर उनके आसपास जो लोग थे, एक किसी ने कहा मुझे कि अरे आपका जा पहले 10 किलो कम करके आ, फिर मिलूंगा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। बहुत सारे कांग्रेस के कदावर नेता उधर थे भी जिन्होंने ये पसंद नहीं किया। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं जो अच्छे भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं यार, आपको ये नहीं कहना चाहिए ऐसा। तो उन्होंने नहीं नहीं, बार बार थोड़ी मिलेंगे राहुल गांधी जी से। तो मैंने ठीक है, ऐसा मतलब एक कार्यकर्ता हूँ, एक युवा आमदार हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस के लोगों को मिलना है, तो इस तरीके से चीज़ें हुई। मगर राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी एक अच्छे व्यक्ति है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी एक अच्छे व्यक्ति है, बट कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं ना कि चाय से ज़्यादा प्याली गर्म होती है, तो ठीक है। अब आपने अजीत पवार जी का साथ लिया है, उनको साथ देना स्वीकारा है, तो ऐसे में अजीत पवार एनसीपी गुट ही क्यों, उसके अलावा और भी पार्टियां थी? क्या अजीत पवार जी की तरफ से कोई ऑफर था या? नहीं, ऑफर की बात नहीं है। मैं हमेशा अजीत पवार दादा का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब महाविकास आघाड़ी में था, जब मेरी पार्टी का कोई नहीं सुन रहा था मेरा, तब अजीत दादा डिप्यूटी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब मैं उनके पास गया और पार्थ जो उनका बेटा है वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, तो अजीत, उन्होंने मेरे को मिलाया अजीत दादा से। मेरे पिताजी के भी पुराने संबंध है अजीत दादा के, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, घर पे आना जाना होता है। तो अजीत दादा के पास जब मैं गया तो अजीत दादा ने सुना और बोला क्या तेरे फंड्स किसी और को दिए जा रहे हैं? और उनका कुछ मतलब, तभी तो जिंदगी में राष्ट्रवादी है, कुछ सोचा भी नहीं था। तब के तब उन्होंने अनिल परब जी को फ़ोन किया, सेक्रेटरी को फ़ोन किया और कहा कि जीशान सिद्दीकी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, महाविकास आघाड़ी के कोई भी आमदार की तरफ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द उनका फंड दो। तो तब भी वो मेरे साथ खड़े थे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सर्वधर्म में बिलीव करती है, सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है, और अब भी वो हमेशा कहती है कि हमारे लिए सब सेम है। तो मैंने एक ऐसी पार्टी को चुना जिसकी विचारधारा मेरे से और मेरे परिवार से जुड़ी हो। लेकिन वो अलायंस में अभी जिस वक्त जिसके साथ है भाजपा, वो आपने यूसीसी का विरोध किया था और साथ ही साथ एनआरसी का विरोध किया था, लेकिन ये तो वही पार्टी है बीजेपी। तो कांग्रेस ने, जब हम महाविकास आघाड़ी में थे, कांग्रेस भी तो कांग्रेस ने जिसके साथ अलायंस किया वो शिवसेना उबट्टा थी। शिवसेना उबट्टा से ज़्यादा कम्युनल पार्टी तो कोई है ही नहीं। वो लोग तो एकदम जोर से कहते थे कि नहीं, हमने मुसलमानों को मारा है, हमने ये किया है, वो किया है, और फिर चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस किया। मैंने तो तब भी मना किया था। मैंने वर्षा गायकवाड़ ताई ने खुलेआम मीटिंग में कहा था कि नहीं, हमें शिवसेना युबट्टा के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए। तब कांग्रेस ने नहीं सुना। एक गवर्नमेंट बनाने के लालच में शिवसेना उबट्टा के साथ उन्होंने वो किया, अलायंस किया। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ फॉलो नहीं किया। शिवसेना उबट्टा जो चाहे कुछ भी बोलती थी, और अगर आप कुछ बोलो तो उस पर आप एटलीस्ट स्टैंड तो लो। एक रात को वो लोग सेक्युलर होते थे, अगले रात को वो सेक्युलर नॉन सेक्युलर होते थे। तो ये पहले भी हुआ है कि कांग्रेस की जो अलायंस थी एक अननेचुरल अलायंस थी। तो मैंने तभी सोचा है कि हमारे को यही देखना है कि जिस पार्टी में आप हो उसकी विचारधारा आपके साथ होनी चाहिए। महाराष्ट्र में तो ऐसा चल रहा है कि अलायंस पार्टनर्स का मतलब क्या ही कहना, कांग्रेस जब कर सकती है तो ठीक है, एनसीपी क्या करती है तो वो गलत है। तो मुझे कोई भी पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ है नहीं, मगर अगर हम बात करें तो धार्मिक बातें मैं पर्सनली नहीं करता हूँ। मैं विकास की बातें करता हूँ और विकास करता हूँ और काम करता हूँ। लेकिन इस सब के बीच में इस अलायंस में भी एक तलखी दिखी है। नवाब मलिक को जब टिकट दिया गया है, नवाब मलिक को लेकर लगातार भाजपा विरोध कर रही है, कह रही है उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। अलायंस में अभी भी है साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही अलायंस पार्टनर के कैंडिडेट के लिए मुझे एक हफ्ता से 8 दिन हुआ है पार्टी ज्वाइन करके, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं तो अपने मादरे पूर्व मतदार संघ में कैंपेन में लगा हूँ, तो बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी बैनरपुर की बात करते हैं जी।
मुझे याद है इससे पहले जो चुनाव हुए थे कुछ चौथे नंबर पर कांग्रेस आई थी, मेरे से पहले, आपसे पहले, और उसके बाद आप लड़े, आप 5,000 मतों से जीत करके आए, और लगातार शिवसेना यूबीटी का कहना था उस समय पे भी कि उनकी सीट है ये, और अभी भी अगर आप कांग्रेस में होते तो जैसे आपने कहा वरुण सरदेसाई को टिकट दिया गया है और सीधी टक्कर आपके उनके साथ ही है अभी भी। इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें पहली तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस बार बार कहती है कि कांग्रेस की सीट है, ज़ीशान से बाबा सिद्दीकी कांग्रेस की वजह से जीता है। तो उसका सवाल का जवाब आपने दे दिया कि क्यों फिर कांग्रेस नंबर 4 पे आई थी। 2009 में भी हारे थे, 2014 में भी हारे थे, 2015 में भी हारे थे। बाई इलेक्शन राणे साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो लड़े थे। 2019 में 15 और 19 के बीच में हमने कैडर बनाया, लोगों के साथ काम किया और इलेक्शन जीता। तो अगर 2019 में हम जीते तो ये शिवसेना उबट्टा का सीट कैसे होता है। और मैंने कांग्रेस तब छोड़ा जब शिवसेना उबट्टा को सीट ये गई, उसके पहले तो मैंने कांग्रेस छोड़ा नहीं था। तो अगर आप कांग्रेस की सीट शिवसेना उबट्टा को दे देंगे, और मुझे तो 2.5 साल से कह रहे हैं कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, ये सीट हम SSUBT को देने वाले हैं, आप वर्सोवा लड़िए, बाइकला लड़िए, तो मैं क्यों सीट छोड़ूं। अगर आपको रीढ़ की हड्डी नहीं है और आपको शिवसेना उबट्टा को अपना सब कुछ दे देना है तो आप दे दीजिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। फिर 5 सालों में आपने क्या कुछ काम किया, क्या आप लेकर जो है ग्राउंड पर अभी जा रहे हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है, आज वरुण सरदेसाई ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि ज़ीशान सिद्दीकी ने बीते 5 साल में कुछ किया नहीं है, इसलिए ये चुनाव वो हार जाएंगे। तो वरुण सरदेसाई जी को पता चल जाएगा कौन हारेगा और कौन जीतेगा। क्योंकि देखिए बहुत आसान है मतलब एक परिवार की वजह से ऐसी आ जाना। लोकल कार्यकर्ताओं बेचारे नाखुश है, शिवसेना के यूबीटी के कितने सारे कार्यकर्ता है जो बहुत मेहनती है, सबको नजरअंदाज किया गया है। और बाहर से वरुण भाई आते हैं और उनको टिकट दी जाती है, तो उनकी पार्टी में तो सबसे ज्यादा विरोध है। उसके बाद 5 साल में मैंने कितना काम किया है, इतना काम किया है जो पिछले 30 सालों में आंध्र पूर्व में नहीं हुआ। हमने हर एक गली बनाई है, हमने पानी की जो इतनी प्रॉब्लम्स थी वो इम्प्रूव किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, बहुत से काम किए हैं, हॉस्पिटल्स के परमिशंस दिलाए, लैंड के इश्यूज जो सालों से थे उनके रीसिटी सर्वे के ऑर्डर्स निकाले हैं, जो इलीगल डिमोलिशन हो रहे थे मैंने विधानसभा में भी उसके बात किए हैं, और अनशन करके भी मैंने वो चीज़ रोके है। और इतनी लड़ाई में और मेरे पिताजी लड़ रहे थे कि मेरे पिताजी की जान चली गई मेरे आंध्र पूर्व ऑफिस के बाहर गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो ये जनता विकास देखेगी, मेरे परिवार का बलिदान देखेगी, और आप देखेंगे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हमारी आंध्र पूर्व से होगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने आपको प्यार दिया जब आप कांग्रेस में थे, ठीक उसी तरह से इस पार्टी में आने के बाद भी वो प्यार देंगे आपको? देखिए, मैं जब 2019 में लड़ा था तो कांग्रेस पार्टी की अलायंस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, एनसीपी थी। तो अब मैं एनसीपी से लड़ रहा हूँ, तब भी उन्होंने प्यार दिया था, अब भी प्यार देंगे। मैं तो वही इंसान हूँ, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी, काम किया है, आगे भी करेंगे, लोगों का प्यार है, आगे भी जीतेंगे। तभी अनडिवाइडेड एनसीपी थी, अभी डिवाइडेड एनसीपी है, 2 भागों में बढ़ चुकी है। देखिए अभी तो क्या है कि शिवसेना भी डिवाइडेड है, कोई बोलता है मेरी शिवसेना है, कोई बोलती है इनकी शिवसेना है। और इनके साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इन्होंने समय नहीं दिया। एक टाइम था मैं उनके आमदारों से बात करता था, कहता था कि मुझे उद्धव साहब से मिला दो, आदित्य जी से मिला दो, मेरे फ़ोन नहीं उठाते, 2 साल से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो वो कहते थे यार तुझे तो छोड़, तू तो कांग्रेस का MLA है, हम शिवसेना में होके हमें टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी किया है, जनता का प्यार मेरे साथ है, और मुझे यकीन है कि वो वोटों में ज़रूर कन्वर्ट होगा। तो हमारे साथ ज़ीशान सिद्दीकी मौजूद थे। सबसे पहले इस गहमा गहमी के बीच में समय निकालने के लिए शुक्रिया, और आपको इस चुनाव के लिए शुभकामनाएं इंडियन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। अपने अपने कुनबे बचाने के इस लड़ाई में, अपने अपनी पार्टी की अस्तित्व बचाने की इस लड़ाई में क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सबके बीच ये चुनाव देखते ही देखते काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है, और इस बीच में ज़ीशान सिद्दीकी ने काफ़ी कुछ खुद से जुड़े हुए, बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए और उनके क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हमसे बात करते हुए बताई। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।